हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर में। दिस इज अरविंद चौहान और आज से हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे स्टील स्ट्रक्चर फॉर एमपी सब इंजीनियर 2024 के लिए। एक सेकेंड रुकेगा। तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7 से 8 क्वेश्चन अपने अपने एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे सिलेबस। तो सिलेबस में दोस्तों सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ डिजाइन कॉन्सेप्ट्स होंगे, मटेरियल प्रॉपर्टीज होंगी, फिर दोस्तों हम कनेक्शन पढ़ेंगे। कनेक्शन में आपका आ जाएगा रिपीटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन, देन वेल्डेड कनेक्शन, और उसके बाद दोस्तों हम ब्रैकेट कनेक्शन पढ़ेंगे। ब्रैकेट कनेक्शन, और ये ब्रैकेट कनेक्शन हम रिवेटेड और बोल्टेड एंड ब्रैकेट कनेक्शन ऑफ वेल्डेड ब्रैकेट कनेक्शन, तो ये हम इसमें कवर करने वाले हैं कनेक्शन में। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे टेंशन मेंबर की, देन कंप्रेशन मेंबर, उसके बाद डिजाइन ऑफ बीम, और उसके बाद बीम कॉलम कनेक्शन, बिल्ट अप सेक्शन इसको हटा दीजिए, ये पहले वाला है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों गर्डर्स पढ़ेंगे एंड देन रूट्स पढ़ेंगे। तो ये हमारा सिलेबस होने वाला है। जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ उसी की बात करेंगे, एक्स्ट्रा चीजें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट होगा, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर का। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टील को यूज करने के क्या क्या बेनिफिट है कंस्ट्रक्शन में। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे हाई कंप्रेसिव एज वेल एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए, कंक्रीट से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, कंक्रीट से, तो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, बट दोस्तों इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, लगभग 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जबकि स्टील की हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी दोस्तों हाई होती है। ये इकोनॉमिकल होता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको यूज करेंगे तो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो आपको ज्यादा मिलेगा। मतलब आपने दोस्तों लेट सपोज 10 kg का एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया और सेम 10 kg का आपने दोस्तों स्टील का स्ट्रक्चर बनाया, कौन ज्यादा स्ट्रेंथ देगा? स्ट्रेंथ देगा दोस्तों स्टील ज्यादा। स्टील ज्यादा आपको स्ट्रेंथ देगा। और जब हम स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो की बात करेंगे दोस्तों, तो ये स्टील का बहुत ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू कंक्रीट। कंक्रीट में आपने बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने होते हैं दोस्तों, जैसे कि बीम की बात करें तो बीम आपने बहुत बड़ा बनाना होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं दोस्तों स्टील के बीम की, तो दोस्तों बहुत पतला सा सेक्शन हम देते हैं आई सेक्शन के रूप में, तो जिससे कि आपकी कॉस्ट बच जाती है और अपीयरेंस भी अच्छा होगा। फास्ट कंस्ट्रक्शन होता है, कंक्रीट को बनने में टाइम लगता है, बट इसको ये बने बनाए होते हैं दोस्तों, इसको बस आपने फिट करना होता है। इसको रिपेयर करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, इजी टू रिपेयर। जबकि कंक्रीट को रिपेयर करने में बहुत मेहनत लगती है एंड इसको मॉडिफाई भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। आपने किसी भी शेप में इसको डाल सकते हैं। आप आई सेक्शन बनाना चाहते हैं, आप सर्कुलर सेक्शन बनाना चाहते हैं, आप जो मर्जी इसको शेप दे लीजिए, ये उसी फॉर्म में ढल जाएगा, बस आपने इसको हीट करना होगा, दैट्स इट। जबकि कंक्रीट सेट होने के बाद दोस्तों वो बेकार है, उसको दोस्तों आप किसी भी रूप में नहीं डाल सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस है जिसकी वजह से दोस्तों हम यूज करते हैं
स्टील को एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बट आप सभी जानते हैं हर जगह इसको यूज नहीं करते, हर जगह इसको यूज नहीं करते। अब बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट। हाई डक्टिलिटी होती है दोस्तों इसकी, डक्टिलिटी हाई होती है। देखिए हर जगह हम क्यों यूज नहीं करते हैं इसको, तो देखिए दोस्तों जैसे कि तलवार का काम सुई नहीं कर सकती, वैसे ही कंक्रीट का काम ना तो स्टील कर सकता है और ना ही स्टील का काम कंक्रीट कर सकता है। तो अपनी अपनी जगह दोनों हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कंपेरिजन कर रहे हैं बस, ऐसा नहीं है कि हर जगह आप स्टील यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें। अब देखिए अगर आपने स्लैब बनानी है तो क्या आप स्लैब स्टील की बना देंगे, बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। ठीक है, और हॉट वेदर कंडीशन में दोस्तों स्टील बेकार, हमेशा जो रूम रहेंगे या घर रहेगा वो गर्म रहेगा, इसलिए हम आप कंक्रीट यूज करते हैं। बारे भी आप कंक्रीट की बना सकते हैं, स्टील की नहीं बनाते हैं। तो बस हम यहाँ पे एक कंपैरिजन देख रहे हैं। तो इसकी दोस्तों डक्टिलिटी हाई होती है। डक्टिलिटी को हम कैसे बताएंगे कि हाई है या लो है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये 3 पॉइंट है, इनके हिसाब से हम डक्टिलिटी को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है परसेंटेज इलोंगेशन। अगर दोस्तों उसमें प्रतिशत खिंचाव 15% से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल। अब हम कैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज इलोंगेशन, तो देखिए ये हमारा एक मेंबर है, इस पर हमने दोस्तों इधर से एक फोर्स लगाया, इधर से भी एक फोर्स लगाया, जिसके कारण इसमें एक्सपेंशन हुआ। लेट सपोज इसका ओरिजिनल लेंथ था 100 mm, और एक्सपेंशन होने के बाद ये हो गया दोस्तों 110 mm। तो एक्सपेंशन कितना हुआ 10 mm। तो किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, ओरिजिनल डायमेंशन की। तो यहाँ पे परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, डेल एल बाई एल इंटू 100। इस टाइप से दोस्तों आप परसेंटेज निकालेंगे। तो अगर परसेंटेज इलोंगेशन 15% से ज्यादा है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उसको बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल। जैसे कि दोस्तों माइल्ड स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है। अगर परसेंटेज इलोंगेशन 5 से 15% के बीच में है तो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल। और अगर परसेंटेज इलोंगेशन 5% से कम है तो उसको बोलेंगे दोस्तों ब्रिटल मटेरियल, जैसे कि कंक्रीट। कंक्रीट में तो ना के बराबर होता है। ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन। ये कुछ और भी है, बट यहाँ पे जो मैं बता सकता हूँ सिर्फ वही बता रहा हूँ, और आगे चल के जब हम बात करेंगे तब देखेंगे इनको। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों, अगर परसेंटेज इलोंगेशन 20% से ज्यादा हो जाए, 20% से ज्यादा हो जाए, तो उस स्टील को हम ओवर मानेंगे और उसको हम कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये शो करता है साइन ऑफ फेलियर को, मतलब उसमें ज्यादा खिंचाव हो जाएगा। ऐसे मटेरियल को आप यूज नहीं कर सकते हैं जिसमें ज्यादा इनोवेशन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसका 100% स्क्रैप वैल्यू होता है। देखिए दोस्तों जब आप कंक्रीट को तोड़ते हैं और उसको बेचने जाएंगे तो आपको कुछ भी उसका प्राइस नहीं मिलेगा, जबकि स्टील में दोस्तों जब इसको आप बेचने जाएंगे तो जितने का आपने लगाया था उतने का ये चला जाएगा, इसलिए इसका 100% स्क्रैप वैल्यू होता है। सर बेसिक से है क्लास, बिल्कुल बेसिक से क्लास है। आज हम स्टील की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो आज ही हमने स्टार्ट किया है। प्लास्टिक एनालिसिस भी कराएंगे बट वो दूसरा पार्ट है। अभी हम पहले स्टील का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, उसके बाद प्लास्टिक एनालिसिस की बात करेंगे। ज्यादा डीप में उसको नहीं करेंगे, जो एग्जाम के लिए पूछना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहां से बहुत ही रेयर क्वेश्चन बनता है। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों स्टील के कंपोजिशन। स्टील किन किन कंपोनेंट का बना होता है, या कॉन्स्टिट्यूएंट का, या दोस्तों पदार्थ का बना होता है। तो हम स्टील में मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट देखने वाले हैं, और हिंदी में बोले दोस्तों इसको यौगिक बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्टील में सबसे ज्यादा आयरन होता है, कितना दोस्तों, 90%। 90% से ज्यादा आयरन होता है।
उसके बाद कार्बन की बात करेंगे तो ये इंपोर्टेंट फैक्टर है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। तो चलिए बात करते हैं, कार्बन को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो कार्बन इंक्रीज करने से कार्बन क्या करता है, यील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है दोस्तों, ब्रिटल स्ट्रेंथ सॉरी ब्रिटलनेस को इंक्रीज करता है, एंड मटेरियल की हार्डनेस को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो एफ वाई इंक्रीज होगा, एफ क्यू इंक्रीज होगा, और ब्रिटलनेस इंक्रीज होगी। कार्बन ज्यादा है तो ज्यादा ब्रिटल होगा मटेरियल, कार्बन कम है तो कम ब्रिटल होगा। और वहीं पे दोस्तों हार्डनेस को भी ये इंक्रीज करता है। ये दोस्तों जितना ब्रिटल मटेरियल होगा उतना ही उसका हार्डनेस ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा हार्डनेस होगा। तो ये इन 4 पॉइंट्स को इंक्रीज करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे लो कार्बन स्टील की। तो लो कार्बन स्टील हम किसको बोलेंगे? लो कार्बन स्टील हम तब बोलेंगे जब कार्बन कंटेंट का परसेंटेज स्टील में 0.03% से कम हो। पॉइंट नॉट 0.3% से 0.3% से अगर कार्बन कम है परसेंटेज में तो हम बोलेंगे लो कार्बन स्टील। वहीं पे मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन कंटेंट कितना होगा? ये होगा 0.3 से 0.6%, 0.3 से 0.6%। और दोस्तों हाई कार्बन स्टील में कार्बन कंटेंट कितना होता है? ये होता है 0.6 से 1.4%, 0.6 से 1.4% कार्बन कंटेंट होगा किसमें? हाई कार्बन स्टील में, हाई कार्बन स्टील में। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके सभी की। तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में कार्बन का परसेंटेज पूछा जाता है, इसको रट लेना है जैसे भी करके। 0.15 से 0.25% के बीच में दोस्तों कार्बन कंटेंट होता है माइल्ड स्टील में, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। फिर बात करेंगे दोस्तों कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज 2 से 4% होता है, इसलिए इसको हम हाई कार्बन स्टील बोलते हैं, हाई कार्बन स्टील। फिर बात करेंगे दोस्तों पिग आयरन में, इसको भी हम हाई कार्बन स्टील बोलते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा होता है मोर देन 4%, मोर देन 4%। और बात करें दोस्तों रोट आयरन, तो रोट आयरन में कार्बन का परसेंटेज 0.02 से 0.03% होता है, और ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है दोस्तों, और ये भी लो कार्बन की कैटेगरी में आता है, लो कार्बन स्टील की कैटेगरी में आता है। ठीक है, एमपीजेई के सिलेबस सेम है, हाँ बिल्कुल सिलेबस तो सेम होगा। एमपी सब इंजीनियर करो तो एसएससी जी, देखिए सिलेबस सभी का सेम है। आप अपना एग्जाम उठा के देखना, एसएससी जेई के पेपर उठा के देखना, डिफरेंस कहाँ मिलेगा दोस्तों? डिफरेंस मिलेगा आपको क्वेश्चन पूछने के तरीके में। एमपी सब इंजीनियर में थोड़ा सा लो लेवल रहता है क्वेश्चन पूछने का, जबकि एसएससी जेई में थोड़ा सा हाई रहता है। ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा दोस्तों फर्क नहीं है। ठीक है, 19-20 का ही फर्क मिलेगा आपको। सिलेबस सेम रहेगा, सिलेबस में कोई भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं की है, दोनों में सेम है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आयरन। आयरन का नेक्स्ट कंपोनेंट है सल्फर। सल्फर भी दोस्तों आयरन में मौजूद होता है, और ये क्या करता है? सल्फर में सल्फर इंक्रीज करता है न्यूट्रलनेस। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सल्फर क्या कोज करता है आयरन में? आयरन में ये ब्रिटलनेस को कोज करता है, एंड डिक्रीजेस द वेल्डेबिलिटी एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। तो दोस्तों क्या मतलब है? जब आप वेल्ड करेंगे
तो ये वेल्डेबिलिटी को रिड्यूस कर देगा, अच्छे से वेल्ड नहीं कर पाएंगे, अच्छे से वेल्ड नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, वेल्ड मटेरियल वैसे ही ब्रिटल होता है, और अगर आप दोस्तों ऐसे स्टील पर वेल्ड कर रहे हैं जिसमें सल्फर ज्यादा है, वो वैसे ही ब्रिटल है दोस्तों, तो उसकी वेल्डेबिलिटी और भी कम हो जाएगी। ठीक है। और कोरोजन क्या होता है दोस्तों? कोरोजन तब होता है जब एयर प्लस वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं, तब दोस्तों इसको हम जंग लगना भी बोलते हैं। तो इससे स्टील खराब हो जाता है। और अगर सल्फर ज्यादा है तो ये और ज्यादा कोरोजन को प्रमोट करता है, या फिर यूं बोले ये रिड्यूस करता है कोरोजन रेजिस्टेंस को, कोरोजन को रोकने की क्षमता को ये कम कर देता है। उसके बाद बात करेंगे फोस्फोरस। फोस्फोरस भी दोस्तों मटेरियल को ब्रिटल बनाता है, ब्रिटलनेस रिड्यूस करता है। उसके बाद बात करें सिलिका। सिलिका मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिलिका क्या करता है दोस्तों? सिलिका की कोटिंग प्रिवेंट करती है कोरोजन को। मतलब सिलिका की अगर कोटिंग हो जाए सरफेस पर तो क्या होगा? उस मटेरियल में कोरोजन कम होगा, उस मटेरियल में कोरोजन कम होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बात करेंगे मैग्नीज की, काफी इंपोर्टेंट। तो मैग्नीज क्या करता है? मैग्नीज स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, और इम्पार्ट करता है ब्रिटलनेस टू दी स्टील, स्टील में ब्रिटलनेस को कोज करता है। उसके बाद बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आयरन, विच इज निकेल एंड क्रोमियम। तो निकेल एंड क्रोमियम का क्या काम है आयरन में? देखिए, ये इम्पार्ट एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टी, मतलब ये दोस्तों जंग लगने से रोकता है। और दूसरा, इसको हम बनाते हैं दोस्तों, मतलब इसका यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने में। स्टेनलेस स्टील फ्री फ्रॉम होती है, किससे? फ्री फ्रॉम कोरोजन, इस पे कोरोजन नहीं लगता है। आपने देखा भी होगा स्टेनलेस स्टील के स्ट्रक्चर पे कोरोजन नहीं लगता है। ये दोस्तों विदाउट कोरोजन टिकाऊ बने रहते हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपने स्टेनलेस स्टील बनाना है तो आप निकेल एंड क्रोमियम को मिक्स करेंगे किसमें? आयरन में। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? टेल मी फास्ट गाइस। अभी तक क्या अभी तक सभी पॉइंट क्लियर हैं? क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है, इतना इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपने ये कंपाउंड याद रखने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्दी से बताएंगे दोस्तों, क्या सभी चीजें क्लियर हैं? चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सी स्टील की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, डक्टिलिटी है, टफनेस है, ये सभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है। क्या इनमें से कोई केमिकल प्रॉपर्टी है? नहीं दोस्तों, ये सभी किस पे डिपेंड कर रही है? मॉलिक्यूल के बिहेवियर पर, या फिर यूं बोलो मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट पर सभी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। दैट्स वाई इनको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि दोस्तों यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी, टफनेस, ब्रिटलनेस ही बोल सकते हैं, नो डाउट ब्रिटलनेस। ये सभी किसके अंदर आएगा? मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएगा दोस्तों। चलिए फिर बात करेंगे कार्बन कंटेंट के आधार पर स्टील का वर्गीकरण करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट। पीछे भी हमने कार्बन कंटेंट देखा, अभी हम कार्बन कंटेंट देखने वाले हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हमने एक टाइप देखा, अब हम देखेंगे दोस्तों इनके यूज कहाँ करते हैं।
तो देखिए लो कार्बन स्टील जिसमें कार्बन का परसेंटेज 0.1 से 0.25 के बीच में होता है, इसका यूज करते हैं आरसीसी कंस्ट्रक्शन में, स्टील कंस्ट्रक्शन में, एंड टू मेक द स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन। तो आरसीसी में इसका यूज करते हैं आप, जैसे कि माइल्ड स्टील का। और जो स्टील कंस्ट्रक्शन करेंगे दोस्तों आप, उसमें आप इसका यूज करेंगे, ठीक है, स्टील के सेक्शन बनाने में आप इसका यूज करेंगे। और वहीं पे बात करें मीडियम कार्बन स्टील की, तो मीडियम कार्बन स्टील का यूज करेंगे दोस्तों रेल्स बनाने में, जो पटरी होती है पटरियों को बनाने में हम इसका यूज करते हैं, ट्रेन टायर बनाने में, हैमर्स को बनाने में, हैमर्स का मतलब होता है हथौड़ा बनाने में, और हाई टेंसाइल वायर बनाने में, हाई टेंसाइल वायर बनाने में। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हाई कार्बन स्टील का, तो इसका यूज करते हैं ड्रिलिंग टूल्स में, ड्रिलिंग टूल जो होते हैं ड्रिलिंग करने के लिए, स्टोन मैसनरी में हम इसका यूज करते हैं। तो ये सभी यूजेस आपने याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो पहला नोट है दोस्तों, डक्टिलिटी एंड टफनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज टू रजिस्ट इम्पैक्ट एंड डायनामिक लोडिंग। आप सभी जानते हैं दोस्तों, इम्पैक्ट को रोकने के लिए टफनेस बहुत ही जरूरी है। ज्यादा टफ होगा तो ज्यादा इम्पैक्ट को रजिस्ट करेगा, क्योंकि इम्पैक्ट में दोस्तों ज्यादा एनर्जी होती है, एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी बहुत ज्यादा पोज करता है इम्पैक्ट। और आप सभी समझते हैं टफनेस स्ट्रेन एनर्जी है जो कि एक मटेरियल स्टोर करता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फ्रैक्चर पॉइंट बिफोर द फ्रैक्चर। टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर की जाती है वो उसको बोला जाता है दोस्तों टफनेस। तो इम्पैक्ट को रजिस्ट करने के लिए मटेरियल को टफ होना चाहिए एंड डक्टाइल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और वहीं पे डायनामिक लोडिंग भी, डायनामिक लोडिंग क्या होती है, जो स्टैटिक नहीं होती, एक जगह रुकी नहीं रहती, इसका मैग्नीट्यूड भी बदलता रहता है, इसकी डायरेक्शन भी बदलती रहती है, और परिमाण भी बदलेगा, इसकी दिशा भी बदलेगी, इसको बोलेंगे डायनामिक लोडिंग। जैसे कि दोस्तों ब्रिज पर आप चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, तो ये क्या है डायनामिक लोडिंग, ठीक है दोस्तों। और डायनामिक लोडिंग में दोस्तों वाइब्रेशन भी होता है, जैसे कि अर्थक्वेक, वो भी डायनामिक लोडिंग है। बात करेंगे हार्डनेस मस्ट बी लेसर टू इम्प्रूव वेल्ड एबिलिटी। वेल्ड की एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हार्डनेस को कम होना चाहिए, या फिर आप यू बोल सकते हैं ब्रिटलनेस को कम होना चाहिए, ठीक है, ब्रिटलनेस को कम होना चाहिए दोस्तों। जब हम वेल्ड पढ़ेंगे तो वहां पे दोस्तों हम स्लैग पढ़ेंगे, स्लैग एक ब्रिटल मटेरियल होता है वेल्ड का, तो इसको हमने हटाना होता है क्योंकि ये लोड को नहीं कैरी कर सकता है। तो अगर हार्डनेस ज्यादा है मटेरियल की तो उसको आप अच्छे से वेल्ड नहीं कर पाएंगे, आप उसको अच्छे से वेल्ड नहीं कर पाएंगे, या फिर ब्रिटलनेस आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड होती है। बात करेंगे कोरोजन इज पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। कोरोजन तभी पॉसिबल है अगर एयर और वाटर दोनों एक साथ हो, अगर इनमें से एक भी मिस होगा तो कोरोजन नहीं होगा। इसलिए आपने देखा होगा मटेरियल्स को हम कभी पानी में डाल देते हैं तो उसको कोरोजन नहीं लगता है, उसको कोरोजन नहीं होता है, क्योंकि पानी में एयर नहीं होती, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एल्यूमिनियम के बारे में, यहाँ पे हम दोस्तों बात करेंगे एल्यूमिनियम के बारे में कि क्यों हम एल्यूमिनियम का यूज नहीं करते हैं एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे आधार पे दोस्तों एल्यूमिनियम का यूज क्यों नहीं किया जाता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। वाई वी डोंट यूज एल्यूमिनियम एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो देखिए दोस्तों, जो एल्यूमिनियम है कैन बी यूज एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बट फॉर सेम स्ट्रेंथ it is uneconomical because for same strength section size required is more। तो दोस्तों अगर मैं स्टील लूं और इधर एल्यूमिनियम लूं और मैं सेम का सेक्शन बनाऊं इससे और सेम स्ट्रेंथ का इससे बनाऊं, तो इसका सेक्शन बहुत बड़ा आएगा और इसका सेक्शन छोटा आएगा, क्यों?
तो क्या, क्योंकि दोस्तों इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये 3 टाइम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। तो सेक्शन में भी दोस्तों 3 गुने का फर्क होगा, ये 3 गुना कम होगा, ये 3 गुना ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों। और इसका एक बेनिफिट और है, मतलब ये तो इसका ड्रॉबैक हुआ, तो हम एल्यूमिनियम का यूज नहीं करते हैं। और दोस्तों इसका एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि अगर आप एल्यूमिनियम को यूज करें तो इसमें दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी कम होगी, क्योंकि इसमें दोस्तों टूट फूट बहुत कम होती है, एल्यूमिनियम में टूट फूट कम होती है और इसलिए इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है। बट दोस्तों ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, एल ई एल इक्वल टू ई एस आई। ये क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एल है दोस्तों एल्यूमिनियम, यहाँ पे एस है स्टील, यहाँ पे दोस्तों है स्टील। चलिए फिर बात करेंगे ग्रेड ऑफ स्टील। ग्रेड ऑफ स्टील में दोस्तों हम यहाँ पे कौन कौन से स्टील देखते हैं? रेनफोर्सिंग स्टील, जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराता है, देखिए आपने देखा होगा आर्मी में भी एक रेनफोर्समेंट होती है जो बल होता है, तो मतलब ये बल प्रदान करती है, ये बल प्रदान करते हैं, जैसे कि हम इसको आरसीसी में यूज करते हैं, जैसे माइल्ड स्टील Fe415, जिसको हम HYSD बार बोलते हैं, जैसे कि दोस्तों Fe500, इनका हम यूज करते हैं एज ए रेनफोर्सिंग स्टील। उसके बाद स्ट्रक्चर में हम इनका यूज नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर में दोस्तों हम इनका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में मोस्टली Fe500 से ऊपर के ग्रेड यूज किए जाते हैं। ठीक है, एंड यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन। तो इनका हम यूज कहाँ पे करते हैं दोस्तों? इनका हम यूज करते हैं आरसीसी में मोस्टली। और इनका हम यूज कहाँ पे करते हैं? जब आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना हो, किससे? स्टील स्ट्रक्चर से या स्टील से, या फिर ब्रिजेस बनाने हो स्टील के, तब हम इनका यूज करते हैं, तब दोस्तों हम इनका यूज करते हैं। चलिए बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट आईएस कोड की। तो आईएस कोड फॉर स्टील स्ट्रक्चर ये है दोस्तों आईएस 800। इसके 3 टाइप हैं, तीनों टाइप देखेंगे। फर्स्ट टाइप है 1956 से 1962 तक चला, ये फर्स्ट कोड था दोस्तों। उसके बाद आईएस 800 1984 आता है। इसको जैसे भी याद करना है, रटना है रख लीजिए, क्योंकि ये यूज होगा। क्वेश्चन इसी पर फ्रेम होते हैं, इसी टाइप से फ्रेम होते हैं। आपको नहीं बताया जाएगा डब्ल्यूएसएन से क्वेश्चन पूछा है या एलएसएन से, बस वहां पे कोड देगा आईएस 800 1984। तो समझ जाइए दोस्तों, ये किसकी बात की है? डब्ल्यूएसएम पे बात की है। और व्हाट इज डब्ल्यूएसएम? डब्ल्यूएसएम एलएसएम अभी हम बात करेंगे। ऐसे इनका शॉर्ट, तो लास्ट फॉर्म क्या है? डब्ल्यूएसएम को बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड, आप सभी जानते होंगे इससे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। और दूसरा कोड आता है दोस्तों, या थर्ड कोड आता है आईएस 2007 एलएसएम। तो 800 टू 2007, तो ये है दोस्तों एलएसएम। एलएसएम है लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड। तो ये ओल्ड मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, और दोस्तों आज भी यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम एलएसएम को यूज करते हैं, आज भी दोस्तों हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं दोस्तों? रिटेनिंग वॉल्स में हम इसका यूज करते हैं, वाटर टैंक्स में हम इसका यूज करते हैं, जहां पे भी दोस्तों खतरा ज्यादा हो, जहाँ पे भी सेफ्टी का ध्यान ज्यादा रखना हो, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। क्योंकि ये इकोनॉमिकल कम होता है बट सेफर साइड ज्यादा होता है। तो जैसे कि रिटेनिंग वाटर डिजाइन करना है या वाटर टैंक का डिजाइन करना है, तो उस जगह हम डब्ल्यूएसएम मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, बट मोस्टली हम एलएसएम का यूज करते हैं। तो दोनों को हम पढ़ने वाले हैं और दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे
डिजाइन मेथड्स की जो अभी हमने देखे दोस्तों, तो एक है एक है एलएसएम, एक है यूडीएल यूएलडी। यूएलडी क्या है दोस्तों, ये तो हम देख चुके हैं। यूएलडी है अल्टीमेट लोड डिजाइन में। तो यहाँ पे हम दोस्तों तीनों को ब्रीफ में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल हम आरसीसी में पढ़ेंगे, आरसीसी में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो जरूरी होगा इनको समझने के लिए सिर्फ उसकी बात करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला डब्ल्यूएसएम। तो डब्ल्यूएसएम क्या है दोस्तों? डब्ल्यूएसएम है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। और ये किस पे काम करता है दोस्तों? ये यील्ड स्ट्रेस पर काम करता है जब हम इसको एफओएस से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, ये क्या है? एफ वाई यील्ड स्ट्रेस। ये स्ट्रेस का वो मिनिमम लेवल है जिस पर यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है या परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब हम इसको एफ वाई से, एफ वाई को एफ ओ एस से डिवाइड करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो आपको मिलेगा वर्किंग स्ट्रेस। आपको क्या मिलेगा दोस्तों? वर्किंग स्ट्रेस। और इसी को हम डिजाइन स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो इसी के कोरस्पोंडिंग हम डिजाइन करते हैं। तो स्ट्रेस का मतलब, अब ये मत समझ लेना दोस्तों ये विलन है। यहाँ पे स्ट्रेंथ की ही बात की जा रही है। यहाँ पे दोस्तों स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। तो अगर कोई लोड, कोई स्ट्रक्चर 100 किलो न्यूटन का लोड ले सकता है या इसकी स्ट्रेंथ दोस्तों 100 है। अब मुझे इसको सेफ बनाना है। अगर मैं इसको 100 पे डिजाइन कर दूंगा तो क्या होगा? अगर जरा सा भी 100 से ऊपर गया स्ट्रेस तो ये फेल कर जाएगी। तो मैं इसको दोस्तों फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करूंगा और तब इसको डिजाइन करूंगा। तो ये बन जाएगा दोस्तों डिजाइन स्ट्रेस। ये क्या बन जाएगा दोस्तों? डिजाइन स्ट्रेस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला पोर्शन, तो ये है लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोफाइल। आप सभी जानते हैं ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक जो ग्राफ होता है कैसा होता है? लीनियर होता है। बट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक ये परफेक्टली लीनियर होता है। उसके बाद थोड़ा सा दोस्तों चेंजेस आते हैं, बट ये सभी पॉइंट एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। इसको आप लीनियर मान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये कैसा ग्राफ आपको देखने को मिला है? लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोफाइल। और इसी पर बेस्ड होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस अप्रोच पर बेस्ड है? यह है दोस्तों लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन थ्योरी पर बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए बात करेंगे। पहला पॉइंट, बेस्ड ऑन इलास्टिक कॉन्सेप्ट। तो ये पूरा रीजन क्या है? ये पूरा रीजन दोस्तों इलास्टिक है। ये पूरा रीजन इलास्टिक है दोस्तों, मीन्स लीनियर इलास्टिक थ्योरी पर ये बेस्ड होता है। उसके बाद बात करेंगे दिस मेथड इज डिफाइंड ओनली अप टू यील्ड पॉइंट। ये सिर्फ यील्ड पॉइंट तक ही डिफाइंड है। बट आप सभी जानते हैं क्या यील्ड पॉइंट पे आके मटेरियल फेल हो रहा है? नहीं दोस्तों, उसमें इससे आगे डिफॉर्मेशन होगा प्लास्टिक वे में। प्लास्टिक वे में तो अगर दोस्तों स्टील है, स्टील का यील्ड स्ट्रेस 250 है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो 250 पर आकर फेल हो जाएगा। इससे आगे भी उसमें डिफॉर्मेशन होंगे और ये उन डिफॉर्मेशन को दोस्तों बियर कर सकता है। ठीक है, और उसके अल्टीमेट पॉइंट आएगा और उसके बाद भी फेल होगा। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम यहाँ पे ये स्ट्रेंथ है, ये वाली जो स्ट्रेंथ है, इसको हम यहाँ पे दोस्तों रिजर्व स्ट्रेंथ बोलते हैं। रिजर्व स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो हम इसको रिजर्व कर देंगे इसमें वर्किंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे देखिएगा ये इतना स्ट्रेस कैरी कर सकता है, बट हम इस पर कितना लगा रहे हैं? सिर्फ इतना लगा रहे हैं, यहाँ तक लगा रहे हैं दोस्तों, इतना भी नहीं लगा रहे हैं, यहाँ तक लगा रहे हैं। तो ये आगे इतना सेफ है, ये आगे इतना जा सकता है। देखिए कितना सेफ है, कितना दोस्तों सेफ है। बट इससे जो सेक्शन साइज आएगा वो बड़ा आएगा।
सभी जानते हैं अगर मैं स्ट्रेंथ कम कर दूं, स्ट्रेंथ कम कंसीडर करूं दोस्तों, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारा सेक्शन साइज बड़ा होता है, तो इससे बहुत बड़े बड़े सेक्शन बनते हैं, ठीक, बहुत बड़े बड़े सेक्शन बनते हैं, बट वे सेफ होते हैं दोस्तों। दिस थ्योरी अंडर एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड डिजाइन इज अनइकोनॉमिकल बट सेफ। तो इसमें दोस्तों मटेरियल की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, कम आंकी जाती है, और इससे जो डिजाइन आता है वो अनइकोनॉमिकल होता है, बट वो सेफ होता है, सबसे सेफर थ्योरी है। दिस थ्योरी प्रोवाइड सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ रिजर्व स्ट्रेंथ। तो किस रेस्पेक्ट में दोस्तों सेफ्टी प्रोवाइड कराती है? रिजर्व स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में ये हमको सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया है, एक बार जल्दी से बताइए कि सभी चीजें क्लियर है या फिर नहीं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जल्दी से बताइए दोस्तों। सचिन गुप्ता जी, राहुल जी, जल्दी से बताओ भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा पढ़ने में जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इसी में, लोड फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड इन डब्ल्यूएसएम। तो दोस्तों डब्ल्यूएसएम में लोड फैक्टर को कंसिडर नहीं किया जाता है। जब हम एलएसएम देखेंगे तो एलएसएम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों के लिए दी है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और मटेरियल स्ट्रेंथ, एंड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और लोड फैक्टर, लोड फैक्टर और लोड। अब यहाँ पे हम पार्शियल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने फुल यूज किया है, सेफ्टी फैक्टर फुल यूज किया है, यहाँ पे हम पार्शियल यूज करते हैं, यहाँ पे हम पार्शियल यूज करते हैं क्योंकि डब्ल्यूएसएम ने स्ट्रेंथ को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है, ये उसको कम अंडर एस्टिमेट करता है। यहाँ पे सेफ तो होता है बट उतना सेफ नहीं जितना डब्ल्यूएसएम, इसलिए हम यहाँ पे पार्शियल यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, देयर इज नो प्रोविजन फॉर अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद द एस्टिमेशन ऑफ लोड। तो दोस्तों लोड के एस्टिमेशन में जब आप लोड कैलकुलेट करेंगे तो लोड हर टाइप का होता है, लाइव लोड भी होता है, लाइव लोड के अलग इम्पैक्ट होते हैं, डेड लोड के अलग इम्पैक्ट होते हैं दोस्तों। और अगर बात करें अर्थक्वेक की, जो कि डायनामिक लोड है, तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। वैसे ही दोस्तों विंड लोड डायरेक्शन भी बदलती रहती है, तो सभी के अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने सभी लोड को एक साथ कंसिडर कर लिया है। बट एलएसएम में इसका बहुत ध्यान रखा गया है, जब आप सेफ्टी फैक्टर पढ़ेंगे तो वहां पे लोड कॉम्बिनेशन देखेंगे और उसके लिए अलग अलग लोड फैक्टर की बात करें, बट ऐसा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लोड फैक्टर की बात नहीं की। तो अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद लोड को यहाँ पे एस्टिमेट नहीं किया गया है, कंसिडर नहीं किया गया। इट डज नॉट account for shrinkage, creep, which are the time dependent and plastic in nature। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लास्टिक की बात ही नहीं की गई है, यहाँ पे सिर्फ इलास्टिक की बात की गई है, इलास्टिक तक ही वैलिड है, ये सिर्फ इलास्टिक तक ही वैलिड है, तो यहाँ पे प्लास्टिक की बात ही नहीं की गई है, तो प्लास्टिक में क्या हो रहा है क्या नहीं, डजंट मैटर फॉर दी डब्ल्यूएसएन। डब्ल्यूएसएन के लिए ये चीजें मायने नहीं रखती है, क्योंकि श्रिंकेज जैसे प्लास्टिक भी एक प्लास्टिक है, ये सभी टाइम पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो ये इनको अकाउंट नहीं करती। और यहाँ पे देखिए दोस्तों वर्किंग स्ट्रेस क्या है, वर्किंग स्ट्रेस इज नथिंग बट द यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अभी आप लिखेंगे दो पॉइंट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट। थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आप इसका आंसर करेंगे, मुझे जल्दी से कीजिए। डब्ल्यूएसएम में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं स्टील के लिए एंड कंक्रीट के लिए, अगर आपको याद होगा तो जरूर लिखेंगे इसको, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एंड कंक्रीट। सचिन गुप्ता जी, राहुल जी, सभी लिखिए।
अनुज जी, मैंने आपसे पूछा है डब्ल्यूएसएम के लिए, डब्ल्यूएसएम के लिए पूछा है, डब्ल्यूएसएम में आप इसका यूज नहीं करते, तो सर्च करना है इसको, मिल जाएगा। डब्ल्यूएसएम के लिए देखिए एलएसएम में पूछा जाता है, नो डाउट ज्यादा एलएसएम का ही पूछा जाता है, बट ऐसा नहीं है डब्ल्यूएसएम में नहीं पूछा जाएगा। तो डब्ल्यूएसएम में भी आपने याद रखना है। आई थिंक 1.8 होता है, मुझे मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप देख लेना एक बार। 1.84 एंड आई थिंक 3.4, तो एक बार चेक कर लेना, गूगल पे डालेंगे आपको मिल जाएगा। पर आपने डब्ल्यूएसएम के लिए देखना है, एलएसएम के लिए नहीं, एलएसएम के लिए आप सभी जानते हैं। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों अल्टीमेट लोड मेथड। तो यहाँ पे देखिए अल्टीमेट लोड मेथड है, दिस मेथड इज डिफाइंड अप टू अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट तक डिफाइंड। तो दोस्तों यहां से यहां तक ये अल्टीमेट पॉइंट होता है, इसके बाद तो नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। हम यहाँ पे स्टील की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम स्टील एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करते हैं, तो उसी के लिए हम सभी अपने डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पे और कोई मटेरियल नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आके नेकिंग हो जाती है, हम फेल मान लेते हैं, और यहाँ पे दोस्तों रप्चर हो जाता है। तो ये इसी पॉइंट तक की बात करता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते, इसलिए इसका हम यूज नहीं करते, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस पूरी स्ट्रेंथ को कंसिडर करके डिजाइन करूंगा तो सेफ्टी नहीं बचेगी, सेफ्टी दोस्तों तो नहीं बचेगी, इसलिए ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, पैसा बहुत ही कम बचे, मतलब पैसा बहुत ही कम खर्चेगा, ठीक है, बचत ज्यादा कर लेंगे, बट कभी भी डी एंड हो सकता है आपका अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि डिजाइन होते हैं अल्टीमेट लोड मेथड से, क्योंकि उनमें सेफ्टी का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता है। हाईली इकोनॉमिकल बट नॉट सेफ, दिस मेथड इज बेस्ट सुटेबल फॉर डिजाइन ऑफ इंटरमीडिएट मेंबर, इंटरमीडिएट मेंबर को डिजाइन करने में इसका डिजाइन किया जाता है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि अल्टीमेट लोड मेथड को हम यूज करें, तो आप इंटरमीडिएट मेंबर्स का डिजाइन करने में इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसका कहीं पे भी यूज नहीं करते हैं। ऑल्सो नोन एज, ये क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी चीज फालतू नहीं लिखी, ठीक है। ऑल्सो नोन एज लोड फैक्टर मेथड एंड प्लास्टिक मेथड, इसको हम लोड फैक्टर मेथड ही बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ लोड लोड की बात की है, स्ट्रेस की बात नहीं की है, यहाँ पे स्ट्रेस की बात नहीं करता है दोस्तों, लोड लोड की बात करता है, ये लोड पर डिफाइंड है, स्ट्रेस की बात नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोड फैक्टर मेथड बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों प्लास्टिक मेथड इसको बोला जाता है, ठीक है। डिजाइन लोड क्या होगा, वर्किंग लोड इनटू लोड फैक्टर, वर्किंग लोड इनटू लोड फैक्टर। अब चलिए बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। दिस मेथड गिव्स वेरी थिन सेक्शन विच लीड्स टू एक्सेसिव डिफॉर्मेशन एंड क्रैकिंग। तो दोस्तों अगर आप इसका यूज करेंगे तो सेक्शन बहुत छोटे छोटे, मतलब बहुत पतले पतले मिलेंगे, और उसमें बकलिंग होगी, और उसमें दोस्तों एक्सेसिव डिफॉर्मेशन होगा। तो सेक्शन कैसे हो जाएंगे दोस्तों, या स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, अनसर्विसेबल। सर्विस क्या है, सर्विस है तब जब तक वो काम करता रहेगा, ठीक। अब ये दोस्तों, ये एक बीम है, ये एक बीम है, आप इसके नीचे बैठे हैं, तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये सीधा रहेगा। अगर ये थोड़ा सा भी झुका इस टाइप से तो आपको खतरा महसूस होगा, ठीक। अब ये कभी भी गिर सकता है। तो दोस्तों ये है एक्सेसिव डिफॉर्मेशन, एक्सेसिव डिफॉर्मेशन। तो क्या अब ये वर्किंग कंडीशन में रहा दोस्तों, सर्विस कंडीशन में रहा, नहीं दोस्तों। तो ये सर्विस सर्विस क्राइटेरिया है। तो ऐसे सेक्शन अनसर्विसेबल हो जाते हैं। नो सेफ्टी फैक्टर आर यूज फॉर मटेरियल स्ट्रेसेस, मटेरियल स्ट्रेसेस के लिए सेफ्टी फैक्टर यूज नहीं किया है, डायरेक्ट अल्टीमेट तक ले दिया, डायरेक्ट इन्होंने अल्टीमेट तक बात कर दी है उसके लिए। और यहाँ पे दोस्तों लोड फैक्टर इसके लिए यूज किया है, ये यूज किया है आपका लोड के लिए, लोड के लिए। अब ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा सेव हो जाएगा, थोड़ा सा सेव हो जाएगा लोड के लिए, क्यों, क्योंकि देखिए जब आप लोड फैक्टर यूज करेंगे लोड के लिए, तो वहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट लोड को अलग अलग कैटेगराइज करेंगे। और दूसरा, अगर मुझे 100 किलो न्यूटन के लोड के लिए डिजाइन करना है, और मैं डिजाइन कर दूं दोस्तों, मतलब एक्चुअल कंडीशन में 100 किलो न्यूटन लोड आ रहा है, मैं डिजाइन कर दूं उसको 120 के लिए, तो सेक्शन स्लिप हो जाएगा,
वो सेफ हो जाएगी। तो इसलिए हमने बोला है ये किस पर बात करता है, सिर्फ लोड पर बात करता है, स्ट्रेस की बात नहीं करता है, क्योंकि स्ट्रेसेस के लिए इसने कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया। ये टोटल अल्टीमेट पॉइंट तक ही इसने कंसिडर कर लिया है, अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस में ये दोस्तों कोई भी रिडक्शन नहीं करता है, लोड को ज्यादा लेके चलता है। थोड़ी सी सेफ्टी यहाँ पे मिलती है, थोड़ी सी सेफ्टी आपको यहाँ पे मिलती है। चलिए फिर बात करेंगे नेक्स्ट मेथड विच इज लिमिट। लिमिट यहाँ पे देखिएगा, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, यहाँ पे दोनों चीजों का ध्यान रखा। फर्स्ट मेथड में जो कि डब्ल्यूएसएन था, उसने उसको लोड पर कोई भी बात नहीं की थी, ऐसे बात की थी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज की थी, क्योंकि ज्यादा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और यूएलडी ने दोस्तों लोड पे बात की, स्ट्रेस पे कोई भी बात नहीं की। अब यहाँ पे हम दोनों का ध्यान रखेंगे, लोड का भी ध्यान रखेंगे, और दोस्तों हम यहाँ पे स्ट्रेस का भी ध्यान रखेंगे। और जो सेफ्टी फैक्टर लेके चलेंगे लोड के लिए, ये होगा लोड फैक्टर। और जो सेफ्टी फैक्टर लेके चलेंगे स्ट्रेस के लिए, उसको बोलेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जो कि ऑब्वियसली फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल लगाया है। ठीक है, इन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन द मटेरियल अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज कंसीडर्ड। यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ को कंसीडर किया जाता है दोस्तों फॉर डिजाइन, बट साथ में एफओएस या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जिसको हम गामा एफ लिखते हैं, इसका यूज करते हैं, मतलब एफ यू डिवाइडेड बाय गामा एफ, इसका यूज करते हैं डिजाइन स्ट्रेस को निकालने के लिए। एंड द मटेरियल सेफ्टी फैक्टर इज अप्लाइड टू देम, इट डजंट प्रोवाइड रिजर्व स्ट्रेंथ, ये रिजर्व स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड कराता है। अब देखिए दोस्तों, रिजर्व स्ट्रेंथ यहाँ पे देखिए, आपको लगेगा कि रिजर्व स्ट्रेंथ क्यों प्रोवाइड नहीं करा रहा है, जबकि हम यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज कर रहे हैं। तो इससे कितना ही आएगा रिजर्व स्ट्रेंथ, बहुत कम आएगा। और अगर हम बात करें डब्ल्यूएसएम की, तो डब्ल्यूएसएम में दोस्तों यील्ड पॉइंट तक डिफाइन है, उसके आगे का जो हिस्सा है वो कंसिडर नहीं किया है, तो ये रिजर्व स्ट्रेंथ हो जाएगी। बट इसको हमने अल्टीमेट पॉइंट तक ही डिफाइन किया है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, ये कोई भी रिजर्व स्ट्रेंथ नहीं देगा। एंड यहाँ पे देखिए डिजाइन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय सेफ्टी फैक्टर। और डिजाइन लोड क्या हो जाएगा दोस्तों, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड इनटू, या फिर लोड फैक्टर आप इसको लिख सकते हैं, इनटू वर्किंग लोड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से दोस्तों आंसर कीजिए, अभी तक के किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है आपका? सचिन गुप्ता जी, आई थिंक सभी लोग ऑफलाइन हो चुके हैं। भाई देखो, थोड़ा सा टेक्निकल है, सोम से थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, तो ध्यान लगा के पढ़ना है। तो ऐसे भी क्लास छोड़ के नहीं जाना। जो भी स्टूडेंट लाइव थे, आई थिंक अभी देखता हूँ, चलिए कोई बात नहीं है, आपको कुछ नहीं पूछना है। तो चलिए बात करेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर यील्ड स्ट्रेंथ। तो दोस्तों अगर देखिए यहाँ पे हम यील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होगा 1.1। ध्यान रखना है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब हम डिजाइन करेंगे, तो अगर मैंने लिख दिया एफ वाई, तो उसके नीचे 1.1 लगाऊंगा, और अगर मैंने लिख दिया एफ यू, तो उसके नीचे 1.25 लगाऊंगा। तो अगर हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करते हैं, देन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हो जाएगा 1.25। 1.25। चलिए आगे चलते हैं, अभी हम बात करेंगे following are those operations involved in the mechanical treatment of steel। तो दोस्तों जब हम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते हैं स्टील का, तो हम ये कुछ ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि ड्राइंग करते हैं, फॉर्गिंग करते हैं, और नीचे भी है कुछ प्रेसिंग करते हैं, रोलिंग करते हैं। तो ये है इसके लिए, ये हम करते हैं दोस्तों मैकेनिकल ट्रीटमेंट की। मैकेनिकल ट्रीटमेंट क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इन्हांस करना, ये है दोस्तों मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टील।
तो यहाँ पे ड्राइंग की बात करेंगे, दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन एंड इंक्रीज द लेंथ। तो ड्राइंग का मतलब है भाई हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन तो डिक्रीज होगा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ज्यादा टेक्निकल नहीं है, फिर भी क्वेश्चन पूछा। बात करेंगे फॉरगेनिंग। फॉरगेनिंग का मतलब क्या है दोस्तों, दिस प्रोसेस इंक्रीज द डेंसिटी, डेंसिटी को बढ़ाएगा, एंड इम्प्रूव द ग्रेन साइज ऑफ द मेटल। तो मेटल के जो ग्रेन्स हैं उनकी साइज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे प्रेसिंग। This is a slow process and is carried out on devices called presses. तो प्रेसिंग प्रेस से होगी, आप सभी जानते हैं। The press mainly consists of die and punch। तो इसमें एक die होता है, die and punch arc in the appropriate shape to get the desired shape। तो दोस्तों यहाँ पे आप प्रेसिंग क्यों करते हैं, सिंपल सी बात है, कोई भी अगर आपको डिजायर शेप चाहिए तब आप उसको प्रेस करेंगे उसमें। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। बात करेंगे दोस्तों रोलिंग। रोलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। ए वैरायटी ऑफ शेप्स सच एज एंगल, चैनल, फ्लैट, जॉइंट्स, रेल etc आर ऑब्टेन्ड बाय रोलिंग। तो दोस्तों रोलिंग हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन को अवॉइड करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आगे मैं इसको लिखूंगा। टू 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 अवॉइड द स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन हम आप बोलेंगे कि कैसे स्ट्रेस कंसंट्रेशन को दूर करता है, तो समझिए ये दो प्लेट है, मुझे टी सेक्शन बनाना है, दो प्लेट्स है, यहाँ पे इसको बनाएंगे, यहाँ पे दोस्तों इसको बनाएंगे। लेट्स सपोज मुझे टी सेक्शन बनाना है, मैंने दोस्तों दो प्लेट यूज की, दो प्लेट यूज की है ऐसे। अब यहाँ पे देखिए कोई भी रोलिंग नहीं है, रोलिंग नहीं है दोस्तों इस टाइप से। ठीक है, तो क्या होगा, आप यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले दोस्तों, सेक्शन साइज चेंज हुआ, सेक्शन की डायमेंशन चेंज हुई, तो एकदम से सडन झटका लगेगा, क्योंकि एकदम से दोस्तों सडन चेंज हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेस का कंसंट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों स्ट्रेस यूनिफॉर्म नहीं होगा, स्ट्रेस यूनिफॉर्म नहीं होगी, इसको हम शियर लैग इफेक्ट भी बोलते हैं। शियर लैग इफेक्ट भी बोलते हैं, आगे चल के सभी चीजों को क्लियर करेंगे। तो इसलिए हम रोलिंग करते हैं, हम कुछ ऐसे करते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा इस टाइप से, ऐसे बनाते हैं। हम यहाँ पे एक रूट रेडियस देते हैं, इसको कर्व बना देते हैं, जिससे कि यूनिफॉर्म वेरिएशन हो, या फिर जो स्ट्रेस है उसका ट्रांसफर यूनिफॉर्म वे में हो। यहाँ पे देखिए सडन था, यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा। तो हम इसलिए रोल सेक्शन की बात करते हैं। अब ये आपके हॉट रोल सेक्शन भी हो सकते हैं, या आपके कोल्ड रोल सेक्शन भी हो सकते हैं, ये तरीके हैं। हॉट कंडीशन में अगर आप उसको रोल कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हॉट रोल सेक्शन, इससे आपको डक्टाइल मटेरियल मिलते हैं। कोल्ड में कर रहे हैं दोस्तों तो इससे आपको ब्रिटल मिलते हैं, मतलब ठंडा करके उनको पीट पाट के जैसा भी करना है, बना देना है अपना सेक्शन। अब आप बोलेंगे इससे डक्टाइल मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा है, बट ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको डक्टाइल ही मटेरियल यूज करना है। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल का भी यूज होता है। तो अगर जहाँ पे ब्रिटल मटेरियल की रिक्वायरमेंट है देन वहाँ पे हम कोल्ड रोल और कोल्ड रोल्ड सेक्शन का यूज करेंगे। जहाँ पे दोस्तों डक्टिलिटी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम कोल्ड रोल सेक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो जल्दी से बताएंगे, कोई भी डाउट है आज के सेशन में तो जल्दी से लिखिए। आई थिंक इस साइड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका कमेंट मुझे नहीं दिख रहा है एक भी। तो हम कंप्लीट कर चुके हैं आज का सेशन, कल से हम इससे आगे का पार्ट कवर करेंगे। सचिन गुप्ता जी, राहुल जी, अनु जी, जितने स्टूडेंट लाइव हैं एक बार यस लिखिए। आज के सेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपका वेट करूंगा आपके रिप्लाई का। एंड हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।